नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। कल हमने देखा कि बांग्लादेश में किस तरह से भारत का विरोध हो रहा था। जब से मोहम्मद यूनिस की सरकार आई है, तब से ही हमने देखा है कि भारत की तरफ उनका जो रवैया है वो कैसा है। इतना ही नहीं, कल तो बांग्लादेश में जो हमारा एम्बेसी का ऑफिस है, वहां पर भी उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। और इसके लिए भारत सरकार ने भारत में जो उनके एम्बेसडर है, जिनका नाम है एक मिनट, अभी उनका नाम हाई कमिश्नर जो है बांग्लादेश के, रियाज हमीदुल्ला, उनको बुला के ताकीद दिए, सख्त ताकीद दिए। तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं और इसके लिए अब भारत को क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। बहुत कंसर्न का विषय हमारे लिए है। ये ऐसे ही हुआ जैसे सांप को हमने दूध पिलाया। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्ते सर, भारत ने हेल्प करके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी सर? नहीं, अभी यही सोचना पड़ेगा क्योंकि आप देखिए कि हमारी गलती ये है कि हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े तो किए, किंतु और ये दिसंबर महीना अभी 16 दिसंबर गई जब हमने विजय प्राप्त की थी। केवल कुछ ही दिनों में हमने विजय प्राप्त की थी और साम मानेकशॉ उनको हमको सैल्यूट करना पड़ेगा, वंदन करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी की तो इच्छा ऐसी थी कि वर्षा ऋतु में, उसके पहले जून में आक्रमण हो, किंतु साम मानेकशॉ ने कहा कि नहीं, आप कहेंगे ऐसा नहीं होगा, हम निर्णय करेंगे। बराबर। जो कि अभी प्रधानमंत्री मोदी है वो ऐसा ही करते हैं कि सेना को पूरी छूट देते हैं कि आप नक्की कीजिए, ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि जानहानि बहुत हो सकती है। यस। तो साम मानेकशॉ ने ऐसा किया और विजय प्राप्त की, किंतु आप देखिए कि इंदिरा गांधी हो या उसके बाद की कांग्रेस सरकार, तो उनका जो उनको अधिकार प्राप्त होने चाहिए थे, तो उनकी पगार वगैरह सब आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। और जब भी उनकी मृत्यु हुई यूपीए सरकार के समय, तभी भी उनको उतना सम्मान नहीं मिला और बहुत सारे लोग उसमें नहीं गए। हाँ सर। तो ये एक हमेशा से रहा है। इंदिरा गांधी, नेहरू, ये सब डरते हैं। यूपीए सरकार के समय भी ऐसे समाचार आए थे कि सेना की दो जो टुकड़ी है वो चल पड़ी थी। यस। ये एक अलग बात हो गई, लेकिन ये बात ये है कि साम मानेकशॉ की व्यूह रचना इतनी बढ़िया थी कि हमने कुछ ही दिनों में विजय प्राप्त तो कर ली, किंतु उसके बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। नंबर 1, एक तो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो आने लगे, शरणार्थी आने लगे। तो उसके वो 1971 की बात है। 1971 से लेकर तकरीबन, मैं बोलता नहीं हूँ तो राजीव गांधी के समय तक, जब भी आसाम गण परिषद वगैरह ने आंदोलन नहीं किया और उसके जो एकॉर्ड नहीं हुआ, तो उस समय तक ऐसी स्थिति हो रही कि हमारे यहाँ वो सब आते ही रहे। तो वो राजीव गांधी ने एनआरसी की तो बात की, किंतु वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और पश्चिम बंगाल में तो आप जानते हैं कि वामपंथी सरकार थी, लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, तो उन्होंने भी आने दिया। और इसके बाद 2011 में तृणमूल कांग्रेस आई तो उन्होंने भी आने दिया। तो बिहार में भी 1989 से लेकर आज तक, मतलब 2005 तक, तकरीबन वो भी वहां पर राष्ट्रीय जनता दल वगैरह की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, तो वहां पर भी घुसपैठिए को आने दिया। और ऐसे कर करके हमारे यहाँ गुजरात में भी, अहमदाबाद में अभी तक चंडोला तालाब में बांग्लादेशी आ गए थे। वो तो अभी ये इतना सारा माहौल हुआ, हमारी भी क्षमता का विश्व को पता चला, तब जाकर हमारे में हिम्मत आई और चंडोला तालाब से उनको हमने हटाया। यस। तो एक तरह से कोई नीति ही नहीं बनी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आ जाएंगे तो क्या करेंगे। दूसरा कि आपके जो अड़ोस पड़ोस होता है उसमें आपको शांति चाहिए होती है। तो 1947 में हमारा विभाजन हुआ मजहब के नाम। आधार पर। जो भी मजहबी कट्टर थे उन्होंने पाकिस्तान ले लिया। तो उसके बाद न तो भारत में ऐसी नीति बनी कि एक तरह हिंदू कट्टरता को तो
अहिंसा परमो धर्म, रघुपति राघव राजाराम गांधी जी के नाम पर वो अहिंसक बना दिया। फिल्मों में भी ऐसा दिखाया। राज कपूर की जिस देश में गंगा बहती है से लेकर बहुत सारी फिल्में आई कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, और हिंसा करता है बेटा तो दीवार की फिल्म के तरह माँ उसको अपना नहीं मानती है, उसको त्याग देती है। अग्निपथ फिल्म में भी ऐसा दिखाया गया है। बहुत सारी फिल्म आप देख सकते हैं, राम लखन फिल्म देख लीजिए। तो ऐसा कर करके हिंदुओं को तो अहिंसक बना दिया, किंतु जो मुसलमान थे उनको किसी न किसी रूप से उनको कट्टरता को बढ़ावा दिया गया। जैसे शाहबानो केस हो, सलमान रश्दी की सैतानिक वर्जिश आई तभी हो, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। वो अनंत यादी है, अनंत सूची है, उसके ऊपर तो अलग टॉपिक हो सकता है। तो मुसलमान कट्टरता को आपने भारत में भी अब तक चल रहा है। अब मुर्शिदाबाद में पिछले कुछ महीने पहले हुआ था, वक्फ बोर्ड के नाम पर नागपुर में हुआ था, यस। तो अभी तक वो चल ही रहा है। तो उनकी कट्टरता को बढ़ावा दिया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जीना ने मजहब के नाम पर तो लिया, लेकिन वो चाहते थे कि सेक्युलर कंट्री हो, जो कि आडवाणी जी वहां गए थे कटासराज मंदिर का उद्घाटन करने, तो उन्होंने भी याद दिलाई थी कि आप तो चाहते थे कि सेक्युलर कंट्री हो, लेकिन आपके उधर सिंध में या फिर दूसरी जगह पर हिंदुओं की क्या स्थिति है, अहमदिया की क्या स्थिति है, बलोच की क्या स्थिति है, ईसाइयों की क्या स्थिति है, और सिखों की क्या स्थिति है। तो ऐसे कर करके उन्होंने सब स्मरण किया था। यस। क्रमशः पाकिस्तान में भी आप देखिए कि जीना के बाद अयूब खान हो, याया खान हो, और जुल्फिकार अली भुट्टो, जियाउल हक ने तो एक अलग से मतलब चरम सीमा कह सकते हैं कि उसके शासन में पूरे का पूरा सुन्नी प्रकार का शासन आ गया। और उसके बाद जो भी सरकार आई उसमें भी ऐसा चलता रहा। तो कहने का अर्थ है कि वहां पर भी कट्टरता को बढ़ावा दिया गया। और इसके कारण क्या होता है विरसा जी, कि इसके कारण जो एक पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है पूरे विश्व में, वो इस प्रकार मानती है कि हम सब एक है, और इसके कारण पाकिस्तान से जो कट्टरता चलती है तो भारत में भी वो चलती है। तो वहां से जो आतंकवादी निकलते हैं गज़वे हिंद करने के लिए, तो वो भारत में आते हैं। तो यहाँ पर वो क्यों सफल हो जाते हैं, पहलगाम में हो या मुंबई में हो, क्योंकि उनको कोई ना कोई संरक्षण दे देता है, उनके अपने घर में संरक्षण देता है या फिर यहाँ की कुछ सूचनाएं देता है। तो ऐसा पाकिस्तान में जो कट्टरता है उसका भी हमने कोई उपचार नहीं किया। उल्टा हमने तो मोरारजी देसाई की सरकार हो या इंद्र कुमार गुजराल की सरकार हो, हमने तो रो का नेटवर्क भी वहां पर खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, जिसके कारण हमारे यहाँ कारगिल से लेकर 2008 और उसके बाद बहुत सारे मतलब उड़ी तक, ऐसे हम आज पहलगाम में भी देख सकते हैं कि कितने सारे आतंकवाद को हमने झेला, पूरे भारत में झेला, कश्मीर में नहीं पूरे भारत में झेला। तीसरी तरफ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में भी ये होना चाहिए था कि हमने उसको स्वतंत्र करवाया, और वो बांग्ला के नाम पर स्वतंत्र हुआ, बंगाली भाषा के नाम पर स्वतंत्र हुआ, उर्दू के विरोध में स्वतंत्र हुआ। उन्होंने अपनी संस्कृति जो बंगाली संस्कृति थी, आज भी आप देखेंगे तो शेख हसीना हो या खालिदा जिया हो, वो बुर्खा थोड़ी पहनती है, वो तो साड़ी पहनती है। तो वहां पर बांग्ला बोली जाती है। वो जो वैशाख माह में जो उसकी आती है, उनका जो न्यू ईयर, तो वो सब उनका जो राष्ट्रीय गीत है वो बांग्ला में है। तो ये जो संस्कृति है उनको बढ़ावा मिलना चाहिए था, लेकिन आईएसआई को हमने सफल होने दिया, और बांग्लादेश में जमात जमियत या फिर जो भी उनके नाम वैसे विचित्र रहते, हमको याद भी नहीं रहते, तो ऐसे जो भी संगठन है वो और जो सरकारें हैं वो भी इतनी कट्टरता को बढ़ावा देने लगी। किंतु उसमें भी शेख हसीना हमारी भारत की मित्र थी। तो पिछले कुछ समय में हमने देखा कि वो थोड़ी जो हमने तो अमेरिका को चैलेंज किया, और अमेरिका की जो दादागिरी थी हमसे, मतलब दूध की प्रोडक्ट हो या फिर दूसरी बहुत सारी बातें ऐसी थी कि हमने अपना समर्थन दिखाया।
तो उनको लगा कि अभी भारत को कंट्रोल करना है तो बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, नेपाल में सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा। और श्रीलंका में सफल हुआ लेकिन हमने उसको टैकल कर लिया, नेपाल में हुआ तो हमने उसको टैकल कर लिया, पाकिस्तान में तो हमने उसको साइडलाइन ही कर दिया, हम उससे बात भी नहीं करते। लेकिन हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, हमने FATF उसमें ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में डाला। तो उसके कारण पाकिस्तान का भी मतलब पूरे विश्व में एक अलग पड़ गया था। लेकिन ट्रंप के आने के बाद फिर से पाकिस्तान को अमेरिका का साथ मिल गया। लेकिन बांग्लादेश में क्या हुआ कि बांग्लादेश में जो डीप स्टेट है या डेमोक्रेट पार्टी है, उसके जो पिट्ठू है कहे जा सकते हैं ऐसे, मोहम्मद यूनुस, उनको सत्ता मिल गई। विरोध प्रदर्शन के जो विद्यार्थियों का पिछले वर्ष हुआ था, मतलब कुछ महीने ये जुलाई में हुआ था, उसके कारण। तो अभी वहां आप देखिए कि लोकतंत्र के नाम पर कुछ चुनाव भी नहीं हुआ। चुनाव होना चाहिए था, जैसे नेपाल में कह दिया, जो अस्थायी रूप से जो प्रधानमंत्री बनी है, उन्होंने कह दिया कि हम इलेक्शन कर देंगे, तुरंत डिक्लेयर कर दिया। लेकिन बांग्लादेश में वो डिक्लेयर अभी किया है। लेकिन उसके साथ ही बांग्लादेश में जो कट्टरता का दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, पाकिस्तान के साथ उसका जो बॉन होमी कहा जा सकता है, जैसे मतलब उष्मापूर्ण संबंध, वो बढ़ता जा रहा है। तो इसके कारण हमको, और जो विरोध प्रदर्शन, विद्यार्थियों का आंदोलन हुआ उस समय, हिंदुओं की जो हत्याएं हुई, उसके घर जला दिए गए, तो वो एक बहुत ही चिंताजनक बात है। और भारत में उसके ऊपर राजनीति जो हो रही है वो बहुत ही दुखपूर्ण है। यस सर। सर इतना ही नहीं सर, कल हमने न्यूज में देखा कि जो कट्टरपंथी लोग हैं जिन्होंने मार्च निकाला था भारत के खिलाफ, उन्होंने ये कहा कि 1971 में जो युद्ध हुआ उसमें बांग्लादेशी समर्थन की ओर से जो मुक्ति वाहिनी थी उनकी वजह से जीते हम युद्ध, भारत की वजह से नहीं। ये एक बयान आया। फिर उसके बाद उन्होंने भारत के खिलाफ कई भड़काऊ भाषण दिए और डायरेक्ट मोदी जी को चैलेंज करते हुए उन्होंने मोदी जी का भी नाम लिया कि अगर आप हमारे अंदर झांकने की कोशिश करेंगे तो इसके अंजाम जो होंगे वो बहुत बुरे होंगे। सही बात है। उन्होंने तो, उनको तो ऐसा ही लगता है जैसे पाकिस्तान को लगता है कि उनका इतिहास है वो मीर कासिम से शुरू होता है। और ये कैसी एक वर्षा जी दुखपूर्ण बाबत है कि जो लोग पहले हिंदू थे, उसके बाद कोई ना कोई स्वरूप से वो कन्वर्ट हुए पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में जाके बसे, वहां पहले बस रहे थे वो लोग, तो उनको अपने ऊपर आक्रमण करने वाला घोरी है, गजनी है, वो सब अच्छे लगते हैं। उनके मिसाइल के नाम पर, मिसाइल के नाम भी घोरी के ऊपर है, गजनवी के ऊपर है। तो ये जो बातें हैं कि अपना अस्तित्व भूल जाना और जो हमको परेशान करता है उसको अपना मतलब तारणहार मानना, तो ये स्थिति को हम बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम का असर ये भी देखिए कि आप अभी एक, मैं थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन धुरंधर फिल्म आई, तो धुरंधर फिल्म में दिखाया गया कि कैसे बलोच को वहां पर प्रताड़ित किया जाता है। वो दिखाया तो उसमें जूनागढ़ के जो हमारे गुजरात के बलोच है वो भड़क गए कि इसमें बलोच को खराब दिखाया गया। वो जो डायलॉग था संजय दत्त का, वो असलम चौधरी बने हैं पुलिस अधिकारी, उन्होंने बलोच के विरुद्ध जो फिल्म में डायलॉग बोला है उसके विरोध में हमारे यहाँ बलोच भड़क गए। उनको भड़क इस बात पर भड़कना चाहिए कि उनको पाकिस्तान में जो स्थिति उसके ऊपर भड़कना चाहिए। ये तो फिल्म में जो स्थिति है वहां पर, वहां का जो पाकिस्तान का अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, वो तो बलोच को गाली देगा, वो थोड़ी कहेगा कि बलोच अच्छे हैं। वहां पर जो स्थिति है वही बोलेगा ना। तो कहने की बात यह कि ये जो स्टॉकहोम सिंड्रोम है वो भी बांग्लादेश में लागू होता है कि उनको अभी पाकिस्तान अच्छा लगता है, उनको लगता है कि भारत का कुछ रोल नहीं है। जो लड़ाई हुई थी 1971 में, हमने अपनी तरह से किया था। वो तो कहने की बात नहीं है कि हमने कितनी कितनी मदद की, क्योंकि जो वो वाहिनी थी तो वो उसको कैसे मदद की होगी, शेख मुजीबुर रहमान, हमारे यहाँ तो दिल्ली में उसके नाम पर रोड भी है। हम बराबर,
और जो हमारे सैनिक गए और वहां पर उन पाकिस्तानियों को 90,000 सैनिकों को न पकड़ा होता तो क्या बांग्लादेश की अपनी स्थिति ऐसी थी कि वो अपनी तरह से वो मुक्त हो सकते थे? बिल्कुल नहीं। उनके ऊपर तो जो अत्याचार हुए पाकिस्तान सैनिकों ने 60 के डिकेट से जो अत्याचार किए वो देखते हुए तो कोई कह नहीं सकता कि वो अपनी तरह से स्वतंत्र होने के लिए सक्षम थे। तो अभी हम्म। उनको मतलब ये आईएसआई के वो पिट्ठू बन गए, अमेरिका के पिट्ठू बन गए, तो उनको सब वो ही अच्छा लगता है उनको, जो है मतलब पूरे का पूरा इस्लामीकरण करना है और भारत का विरोध करना है। लेकिन उनको पता नहीं है कि ऐसा करके जो बांग्लादेश की एक थोड़े महीने पहले जब तक शेख हसीना का शासन था तब तो यहाँ पर भारत में भी लोग कह रहे थे और बाहर भी कह रहे थे कि बांग्लादेश का ग्रोथ अच्छा हो रहा है, यस इकोनॉमी सर। आगे बढ़ रही है। लेकिन यस। अभी आप देखिए कि इकोनॉमी दिन प्रतिदिन कहाँ पर जा रही है। राइट। तो सर ये तो जब जाहिर है कि जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी तो बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ बांग्लादेश का हुआ, और उसके बाद जो जो कुछ भी हुआ बांग्लादेश में, कट्टरपंथियों ने जो कुछ भी किया, इसके बाद बांग्लादेश की हालत बहुत खराब है। इसके बावजूद ये लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। सर एक बयान का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी, जो नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता है हसनत अब्दुल्ला, उन्होंने कहा है कि सेवन सिस्टर्स को हम अलग थलग करेंगे, और ये भी आगे कहा है कि बांग्लादेश अस्थिर है होता है तो पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादियों को शरण देंगे। ये एक बयान उन्होंने खुलेआम दिया है सर, सार्वजनिक तौर पे दिया है। तो सर इनका इलाज करना जरूरी है, एक बार तो सर सबक सिखाना चाहिए। ऐसा एक सर्वसामान्य नागरिक के नाते हम सबके मन में विचार आता है, भारत सरकार को अब कुछ करना चाहिए ताकि सर के ऊपर से पानी अब जा रहा है। नहीं, आप देखिए कि वो तो एक सत्ता में रहे, लेकिन सत्ता में जो है मनुष्य, उनकी जो बोमी है, उनके जो नेक्सस है वो चीन के साथ, वो चीन गए थे तभी उन्होंने कहा था कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे पास समुद्र किनारा है। उन्होंने ऐसा किया था, कहा था। नेपाल में गए थे तभी भी 7 बहनों के नाम से जाने जाते हमारे 7 राज्यों की बात उन्होंने की थी। ये तो सर। जो सत्ता में बैठे हैं उनकी भी मंशा यही है कि 7 राज्य। और दूसरी बात ये कि वो अकेले की बात नहीं, जब तक क्या कहा जाता है कि किला दुर्ग होता है वो उसको तब तक नहीं जीता जा सकता है जब तक उसको अंदर से कुछ मतलब सूचना नहीं मिलती कि कहाँ से आप आ सकते हैं, कहाँ पर ये दुर्बल है, इसको तोड़ा जा सकता है। ये सब सूचना जब तक अंदर से नहीं मिलती तब तक बाहर से कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। और हमारे यहाँ 2019-20 में जो सीए का आंदोलन हुआ, हाँ। सीए के विरुद्ध में शाहीन बाग में, उस समय शर्जील इमाम जैसे लोग ने जो भड़काऊ भाषण दिए कि हमको चिकन नेक से हम भारत का 2 टुकड़े कर सकते हैं। तो ये जो अंदर से भी बात हो रही है, अंदर जो पनप रहा है कट्टरता, उसका कोई उपचार हमको दिख नहीं रहा है। और इसके कारण हमको चिंता होती है कि जैसे ये एक अलग बात है कि जो मिलिट्री लेवल पर है उसमें तो पूर्वोत्तर भारत में अभी कुछ समय पहले हमने वो किया, एयरफोर्स ने शो किया। दूसरा कि वहां पर अपनी स्थिति भी मतलब जो भी व्यूहात्मक रूप से बनानी चाहिए वो भी बना ली। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय आज विश्व भर में अंदर। अभी ऑस्ट्रेलिया सिडनी में भी जो हुआ बोंडी बीच पर, तो आज सब चिंता यही कर रहे हैं। लंदन को लंदनिस्तान बोल रहे हैं क्योंकि वहां पर इतना कट्टरता बढ़ गई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आप देखिए कि ममदानी जीत कर आ रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक वे में जीत कर आ रहे हैं। और वहां पर जो स्थिति है कि उनको रोड पर नमाज करनी है। यस। जब आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कोई भी जगह वो रोड पर नमाज नहीं करते, लेकिन भारत में करते हैं, अमेरिका में करते हैं, लंदन पर करते हैं। क्यों? उनको पावर बतानी है कि हम, हमारे पास शक्ति है, संगठन है। और उसके विरुद्ध में पूरे पूरा विश्व है वो एक लाचार और विवश है, ऐसा दिख रहा है। सरकारें है वो विवश दिख रही है क्योंकि उनको कट्टरता
का उपचार नहीं करना है, कुछ वो पॉलिटिक्स भी होता है, विपक्ष है उसको लगता है कि हम इनको करेंगे तो हमारे मत चले जाएंगे, और जो सत्ता पक्ष रहता है हमारे यहाँ है वैसा, ट्रम्प है, तो उनको लगता है कि ये चालू रहेगा तो हमारी भी जो है वो चलती रहेगी, क्योंकि लोग डरे रहेंगे तो हमारी दुकान भी चलती रहेगी। तो जब तक इसका इलाज है, वो उपचार है, वो मस्जिद और मदरसा में दिए जाने वाले भड़काऊ भाषण, इनको दिए जाने वाली फंड और इनको दिए जाने वाली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनके उनको दिए जाने वाली ट्रेनिंग, उनको जिहाद, जो मतलब वो कहते हैं कि अभी आरजे साहिबा करके एक आरजे है जो बहुत अच्छे वो गाने के समझाती है, बातें करती है, लेकिन वो भी कितनी कट्टर है। आप देखिए कि वो कह रही है कि जिहाद का अर्थ तो होता है संघर्ष, मतलब मैं इसके लिए संघर्ष कर रही हूँ, तो आप वो बोलते हैं कि जद्दोजहद, वो ऐसा उर्दू शब्द है, वो अलग बात है, लेकिन जिहाद का अर्थ संघर्ष है, वो आप पहले आतंकवादियों को समझाइए ना। वो तो जिहाद का अर्थ है यही करती है कि ये यही करते हैं कि जो मुस्लिम नहीं है उनको मारना, वही जिहाद है, उनको यस, कन्वर्ट करना, उनके ऊपर बलात्कार करना, और यस। वो उसको छूट मिली है। और आज बहुत सारे विद्वान लोग और अमेरिका की एक्ट्रेस है, वो भी वो भी कह रहे सब कि ऐसा कुरान में भी लिखा है, तो आप उनको पहले समझे कुरान का सही अर्थ। अगर आप मानते हैं कि सही अर्थ अलग है, इस्लाम है वो मजहब का जो शांतिपूर्ण मजहब है, तो वो आप समझाइए। आप आतंकवादियों के विरुद्ध जिहाद कीजिए आपको लगता है तो, लेकिन आपको वो नहीं करना है। हमारे यहाँ अरफा खानम शेरवानी करके एक पत्रकार है वायर की, तो वो कहती है कि बोंडी बीच पर जिन्होंने आक्रमण किया वो इस्लामिस्ट थे, इस्लामिक नहीं है। तो ऐसा करके आप किसको मूर्ख बनाने की बात कर रहे हैं? यस। आपका इस्लामिक जो है वो लोग क्यों बाहर नहीं आते हैं? आप भी आपको छूट दे दी गई है कि आप शस्त्र उठाइए उनके विरुद्ध आप जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो बताइए। हम्म। ये जो बातें है उसका जो उपचार नहीं होता है, और हमारे देश में, क्योंकि हम बांग्लादेश कोई इतना वो मच्छर जितना है, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो उसको मसलना है हमको, तो हम हमारी सेना इतनी वो है कि मजबूत है कि हम उसको कुछ ही दिनों में मसल सकते हैं, जैसे हमने 1971 में किया था। यस लेकिन सर। बात यह है कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, वो भी पहले तो बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए, उनके बच्चों के लिए सहानुभूति रखते थे। अभी हम्म। उन्होंने जो नए आए हैं सीरिया। जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने कहा कि हम उसको नहीं रहने दे सकते हैं। तो एक अलग बात है कि धीरे धीरे उनमें भी परिवर्तन आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी मतलब एनजीओ है वगैरह, एमनेस्टी वगैरह, तो इसके कारण ये होता है कि हम उसके विरुद्ध थोड़ी बहुत दिखावा के रूप में कार्यवाही बीच में चला था। बांग्लादेश में जब भी हिंदुओं के विरुद्ध हुआ तो हमने देखा कि भारत में अलग अलग, दिल्ली हो मुंबई हो, ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत कार्यवाही हुई, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वो ठप हो गई। यस। कहने का अर्थ ये कि ये तब तक नहीं होगा, तब तक हमारे पर ये मंडराता रहेगा। यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर कि भारत पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, उनको तो चंद घंटों में सबक सिखा देंगे, लेकिन जो अंदर से दरवाजे खोलने वाले लोग हमारे भीतर बैठे हुए हैं, उनको किस तरह से एक सबक सिखाया जाए या उनके ऊपर कैसे रोक लगाई जाए, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न हमारे सामने है। अभी सर कल ही एक टीएमसी के नेता है कृष्णा दास, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर आवर ब्रदर्स। ये वही लोग है, वही जमीन है जहां पर 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे पे क्या हुआ था सर, हम सब जानते हैं, इतिहास गवाह है इस बात के लिए। ये सारा भूलकर इस तरह की जब ये नेता लोग काम बोलते हैं, तो देश क्या करेगा सर? या फिर हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी है या जो भी एजेंसी है, वो इनके ऊपर अभी कार्रवाई कैसे की जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने रहेगा। और जब तक ये लोग हैं तब तक जैसे बिपिन रावत जी कहते हैं कि 2.5 फ्रंट पे हमको लड़ना पड़ेगा। सही बात है। हमारे यहाँ जो भी विपक्ष है वो आज पूरे का पूरा विपक्ष, आज हम देखते हैं कि कितना उनका
जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो संसद में पैलेस्टाइन लिखी हुई बैग लेकर जाती है। हाँ, यस सर। अभी उनको पैलेस्टाइन में दिखता है, लेकिन चीन में जो होता है उइगुर के ऊपर, तो उनको वो नहीं दिखता है। या पाकिस्तान में इवन सर, शिया मुसलमानों की जो स्थिति है, अहमदिया मुसलमानों की जो स्थिति है, खोजा वगैरह सब, मतलब सुन्नी को छोड़कर पाकिस्तान में दूसरे जो मुसलमान है उनकी जो स्थिति है, बलोच की जो स्थिति है, अहमदिया की स्थिति है, वो नहीं दिखती है। तो यस, उनको पूरा ये सुन्नी के हिसाब से वो चलने वाला है कि जो सुन्नी लोग है वो जो नैरेटिव बनाते हैं कि हम पैलेस्टाइन में, और पैलेस्टाइन क्या क्या है, पैलेस्टाइन कोई हिंसक आंदोलन थोड़ी चला रहा है। वो जो करते हैं हमास के लोग, 7 अक्टूबर 2022 को उन्होंने जो किया था इसराइल में, और बंधकों को बहुत मतलब अभी भी रिहा उन्होंने मुक्त किया, वरना तो उनके पास ही थे। और जो भी महिलाओं के साथ किया दुर्व्यवहार, ऐसा यस, तो कोई नहीं करता। हमने शिवाजी से लेकर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि हमने कभी भी जो भी शत्रु राजा हो या शत्रु बादशाह हो या शत्रु अंग्रेज हो, तो कभी भी हमने महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किए। लेकिन इनको महिलाओं पर अत्याचार करना है, महिलाओं को आगे मतलब लड़ाई के लिए भी भेजना है। जैसे शाहीन बाग में महिलाओं को बिठा दिया गया था, जैसे बच्चों को जम्मू कश्मीर में वो करवाते थे पत्थर, उनको हाथ पत्थर पे, देके। आप बारामूला जो है वो देखिए, बारामूला वेब सीरीज, तो उसमें आपको पता चलेगा। तो यस, हमारे यहाँ जो विपक्ष है वो प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर ममता बनर्जी से लेकर राष्ट्रीय जनता दल तक, उनको जैसे वो अपने यहाँ अभी बिहार में जो चुनाव हुआ, तो उसमें एक जो अभ्यर्थी था उसका नाम ओसामा था। तो यस, क्या उसको ये चीन में ओसामा नाम रखा जा सकता है, सदाम नाम रखा जा सकता है, सैफ अली खान के बेटे का नाम तैमूर है, क्या चीन में ऐसा नाम रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ ये सब, सैफ अली खान के बेटे का नाम तैमूर, अब सोचिए कि ये लोग कितने घाव छिड़कते हैं हम पर। और हम यस, पर ही नहीं, उनके ऊपर भी है, क्योंकि वो कोई थोड़ी 7-10 पीढ़ी के पहले तो वो क्या थे। तो उनको भी चाहिए कि वो जो है राम कृष्ण ऐसे जो हमारे यहाँ पूर्वज हुए, हमारे जो यशस्वी हुए, जिन्होंने त्याग तपस्या और शौर्य से धर्म का शासन, धर्म मतलब जो राम का शासन था, तो राम भगवान ड्यूटी में मानते थे, कर्तव्य, वो धर्म है। तो वो जो धर्म का शासन स्थापा, तो उनके नाम पर से चाहिए कि उनको करिए। अभी तो हमारे यहाँ भी हिंदुओं में भी रोशनी वगैरह नाम सब रखते हैं, साहिल नाम रखते हैं। तो हमको पता ही नहीं है कि क्या हमारे क्या नाम है। तो मतलब ये कहने का अर्थ ये कि विपक्ष के लोग उनको समर्थन देते हैं। आप देखिए कि एसआईआर के विरोध में ममता बनर्जी कुछ निकालती है, और जो भी मतलब वहां पर कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो ऐसे ऐसे कारणों से तो मतलब मुंबई में इतने सारे बांग्लादेशी क्यों आ गए, अहमदाबाद में कैसे आ गए। यस, और राइट, कोई भी सरकार हो, हम नहीं कहते कि यही सरकार, तो पूरे के अभी अभी तक तो चल रहा था ना। और वो बहुत सारे लोग थे वो अवैध प्रवृत्ति में पकड़े जाते थे। तो कहने का अर्थ ये कि जब तक राजकीय सिस्टम, न्याय तंत्र और हमारे जो नागरिक है वो हम्म, सचेत नहीं होंगे कि ये जो इसके कारण, क्योंकि उसके कारण तो हमारे मुसलमान, हमारे जो हम बोलते हैं कि यहाँ पर पहले से रह रहे थे, उनके ऊपर भी तो उनका पैसा भी चला जाता था ना वहां पर। यस वो सर, तो फ्री में मतलब ऐश करते थे जो घुसपैठिए थे वो। यस। तो सर, अंत में सर हम यही कहना चाहेंगे, हमारे दो पड़ोसी देश तो हमको चैन से जीने नहीं देंगे। उनका सबक या उनको तो हम अच्छे से निपटा सकते हैं, लेकिन अंदर जो बैठे हुए हैं, वो बहुत खतरनाक इरादे लेकर बैठे हुए हैं। और इसलिए सर, वो धुरंधर मूवी का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, उसमें अजीत डोभाल जी का जो कैरेक्टर निभा रहे हैं, वो कहते हैं कि भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान नहीं है, कुछ भारतीय ही है जो हमारे घर में बैठे हुए। तो यही है सर। सो एनीवे, थैंक यू वेरी मच सर, आज हमारे साथ जुड़े और इस बात को लेकर चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे हमारा आज का ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करते हुए सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।